अस्सलाम वालेकुम। आगाही के एक और प्रोग्राम के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियोज़ में जो शख्सियत मौजूद हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे तमगाए इम्तियाज़ से नवाजा। इसके अलावा आप डायरेक्टर लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भी रह चुके हैं। आपके क्रेडिट पे लैम्डा ट्रेनिंग कंपनी की ट्रेनर होने का एजाज़ भी है। इसके अलावा आप नस्ट और यूईटी के फाउंडिंग मेंबरान में से भी एक हैं। आप वो दूसरी शख्सियत हैं जिनको जापान नेशनल प्रोडक्टिविटी अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा दूसरे पाकिस्तानी एहसन इकबाल साहब जो कि पाकिस्तान के वज़ीर हैं, उनको ये अवार्ड मिल चुका है। आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अली साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो पाकिस्तानियों को की तरफ से और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया और दुनिया में इसका नाम रोशन किया और आपको ये अवार्ड से नवाजा गया। सर, एक बात बताइएगा, ये प्रोडक्टिविटी अवार्ड होता क्या है और आपको कैसे मिला? थैंक यू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो ये अवेयरनेस कैंपेन है पब्लिक के लिए आगाही के नाम से, ये बड़ा वैल्यू ऐड कर रही है हम पाकिस्तानी के लिए। मैं उस पर आपका शुक्रिया करता हूँ। जैपनीज़ गवर्नमेंट प्रोडक्टिविटी में दुनिया के टॉप 1 और 2 कंट्रीज़ में से है, यानी उनकी पैदावारियत डिलीवरी पर यूनिट ऑफ इनपुट बहुत ज़्यादा है आम दूसरे मुल्कों से। यही वजह कि उनकी चीज़ें इतनी महंगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बावजूद, लेबर कॉस्ट के बावजूद सस्ती हैं रिलेटिव टर्म्स में। अब जापान ने इस फील्ड में पिछले 80-90 साल में बहुत एक्सेल किया और बड़ा उसको बामे रूज पे ले गया क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के सफ़र में, और उसकी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत गिरी और इंटरनेशनल मार्केट में उनकी प्रोडक्ट्स रिलेटिव टर्म्स में कंपेटिटिव हो गई। अब उन्होंने ये टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता, ये जो काम करने का तरीका जिसमें पैदावारियत बढ़ती है, इसको आप टेक्नोलॉजी कर लें, इन्होंने डेवलपिंग नेशंस में ट्रांसफ़र किया ताकि वहाँ खुशहाली आए और वहाँ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरे। तो पाकिस्तान में उन्होंने पहली दफ़ा साउथ एशिया में उन्होंने सर्वे किया कि वो कौन अफराद हैं जो इस फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैंने अमेरिका से PhD 95 में की और पाकिस्तान में पिछले 30 सालों में ये सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा था मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में, नस्ट में, यूईटी में और केस इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में। तो साथ साथ मैंने इसकी स्प्रेड ऑफ नॉलेज के लिए, प्रोडक्टिविटी की कॉन्शियसनेस के लिए काफ़ी मैंने ट्रेनिंग्स दी सोसाइटी में और इंडस्ट्री में जाके हाथ से काम किया। नतीजा क्या हुआ कि बाज़ इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे मैंने कंसल्टेंसी दी, ट्रेनिंग दी, वहाँ पे पैदावारी लागत नीचे गिरना शुरू हो गई और मुनाफा बढ़ना शुरू हो गया। तो इस सोसाइटल कंट्रीब्यूशन को गवर्नमेंट ऑफ जापान तो नहीं, एक उनकी प्रोफेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, जो इस इल्म के फ़रोग के लिए बड़ी बाज़ाब्ता कोशिशें कर रही है। तो उन्होंने 2-4 बंदों को सिलेक्ट किया और उनको रिव्यू किया, उनकी परफॉर्मेंस को, उनके कंट्रीब्यूशन को, और अल्टीमेटली 1 साल की सर्वे और वेरिफिकेशन और चेक के बाद उन्होंने ऑफिशियली अवार्ड किया अपनी वेबसाइट पे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इतला दी। मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने बताया कि जी आपको उन्होंने प्रोडक्टिविटी अवार्ड ऑफिशियल दे दिया है। क्या ज़बरदस्त सर, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सर, एक सवाल करना चाहूँगी कि ये जो प्रोडक्टिविटी है, इसमें और प्रोडक्शन में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, पाकिस्तानी अवाम की अज़ीम तर अक्सरियत पैदावार और पैदावारियत में फ़र्क नहीं समझती। तो आपने अच्छा सवाल किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बड़ा मौजू और मुनासिब सवाल है। इसके जवाब के ज़रिए पाकिस्तानियों की वजाहत हो जाएगी। पैदावार है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मसलन खेत की पैदावार। अच्छा, गंदम की खेत की पैदावार 30 मन है, 35 मन है पर एकड़ पाकिस्तान में। ठीक है जी, ये पैदावार हो गई। और पैदावारियत है कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आपने कितनी आउटपुट ली है उसकी रेशो, उसके तनासुब का नाम आपने प्रोडक्टिविटी रख दिया। अच्छा, अब उस रेशो को आप जितना बढ़ाएंगे, यानी इनपुट कम देंगे और आउटपुट बढ़ती जाएगी, तो ये रेशो बढ़ती जाएगी। इस रेशो का नाम पैदावारियत है। बचपन से एक रेडियो पाकिस्तान में मैं प्रोग्राम सुनता था, जमूरदी आवाज़, जो बाना बंद हो गया है, 60s 70s 80s 90s तक चला, ये 40 साल प्रोग्राम भी चला, और उसमें वो कहते थे बढ़ाओ खेत की पैदावार।
अब पैदावार बढ़ाना इशू नहीं है, पैदावारियत बढ़ाना इशू है। अगर आप पैदावार बढ़ाते हैं, वो बहुत महंगी कॉस्ट है, तो लोग नहीं खरीदेंगे उसको। तो पैदावारियत है कि आप उस रेशो को बढ़ाएंगे, थोड़ी लेबर थोड़े इनपुट के साथ ज़्यादा आउटपुट आए। तो पैदावारियत बढ़ाना इशू है, जिस पे जापानीज नेशन ने एज ए होल काम किया और उनकी इंडस्ट्री ने अपने आप को इतना कंपेटिटिव बना लिया, मसाफकत की जंग में इतने आगे चले गए कि दुनिया में जापानीज प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी की वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी नीचे गिर गई कि वो दुनिया में एक्सेप्टेबल है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा कि 1975 में VCR, जो आहिस्ता आहिस्ता मतरूक हो गया, लेकिन 75 में अमेरिका में इजाद हुआ और 1995-98 के आसपास कोई अमेरिकन कंपनी VCR नहीं बना रही थी, जापान बना रहा था। VCR की प्रोडक्शन कॉस्ट अमेरिका में लेबर और वेस्टेज के ज़्यादा होने की वजह से $400-300 पर यूनिट थी, और जापान ने उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, वेस्ट को रिड्यूस किया। और वेस्ट में 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, आपका प्रोडक्शन की कॉस्ट में आपका टाइम और आपकी लेबर और आपके जो कंपोनेंट्स हैं यानी औजार और उसके मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट, जिसको ब्लू कॉलर वेस्ट कहते हैं। तो वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर वेस्ट को उन्होंने मिनिमाइज़ किया और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट $80 पे ले आए, और $80 पे लाके 95, 90, $100 पे अमेरिका में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और बल्क में एक्सपोर्ट किया तो अमेरिकन इंडस्ट्री आउट ऑफ बिजनेस हो गई VCR की। ये छोटी सी मिसाल है। अब इसकी मिसाल का एक और दूसरा रुख ले लें। पाकिस्तान में गंदम इम्पोर्ट होती है क्योंकि शॉर्टेज है, और शॉर्टेज क्यों है जनाब के इस साल 1,20,00,000 एकड़ पे गंदम बनी काश्त हुई है जी। इस साल तो सरप्लस हुई थी। पिछले सालों में जब कम होती है तो हम इंपोर्ट करते हैं। अब आप पूछेंगे कम क्यों होती है, कभी ज़्यादा क्यों हो जाती है? उसकी मेन वजह प्रोडक्टिविटी है। आपका अमृतसर लाहौर से 25-30 मील दूर है जी, और वहाँ पे पर एकड़ यील्ड यानी फी एकड़ पैदावार गंदम की 55 से 60 किलो मन है, और हमारे 30 से 35 से आधी है उससे। तो ज़मीन वही, जीन भी वही, एनवायरनमेंट भी वही, सॉइल भी वही, तो क्यों हमारी हाफ है पैदावार? इसका मतलब है कि हमारा पैदावारियत इंडिया से हाफ है। तो अगर हम 1,20,00,000 की पे प्रोडक्शन इंडिया की तरह 60 मन ले आए तो आपको हाफ ज़मीन पे 2,20,00,000 के बजाय 20 लाख के बजाय 1,10,00,000 की आपको ज़मीन चाहिए, तो 1 करोड़ ज़मीन बच जाएगी एकड़। और वो 1 करोड़ जब बच जाएगी उस पर आप बीज लगाएं खुर्दनी तेल का, तो उसका आपका $6 बिलियन सेव हो जाता है। और गंदम की प्रोडक्शन कॉस्ट हाफ प्राइस पे चली जाती है और गंदम सस्ती हो जाती है, आधी कीमत पे चली जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी जानना ये चाहूँगी, अभी आप जो बात कर रहे हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान है, यहाँ पे तो डेली वेजेस जो हैं लेबरर्स के वो भी बहुत कम होते हैं, और बाकी चीज़ें जो होती हैं पैरेलल टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ उनकी जो प्राइसेस होती हैं वो भी चीप होती हैं। तो फिर हमारी प्रोडक्टिविटी जो है उनका म्यार वैसा क्यों नहीं है? अच्छा, प्रोडक्टिविटी एक माइंड सेट है, ये एक ज़हनी कैफियत का नाम है जिसमें आप कम वक्त में ज़्यादा डिलीवर कर देते हैं, थोड़ी ज़मीन में ज़्यादा गंदम उगा देते हैं, और थोड़ी ज़मीन इनपुट है उसमें ज़्यादा गंदम आ जाती है तो आउटपुट ज़्यादा हो जाती है, तो ये वो रेशो बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप उस तनासब को बढ़ाते हैं तो कीमत ख़रीद और कीमत पैदावारी लागत कम होनी शुरू हो जाती है। कोर इशू है पैदावारी लागत को कम करना। अब इंडिया ने पैदावारी लागत को कम कैसे किया? प्रोडक्टिविटी डबल कर ली। सिख हमारे भाई हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी डबल है। अब वो एक ख़ास टेक्नोलॉजी है जिसमें आपने सॉइल केमिस्ट्री, पानी कब देना है, कौन सी खाद देनी है, किस वक्त देनी है, पेस्टिसाइड कब करना है, उन्होंने उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट बढ़ा के तो अपने लॉसेस को मिनिमाइज करके प्रोडक्शन को डबल कर लिया, तो प्रोडक्टिविटी डबल हो गई और गंदम सस्ती हो गई। वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम सर्टन केस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी आबादी 1 अरब प्लस है, 1 अरब 10 करोड़ प्लस के है, और हमारी आबादी 24-25 करोड़ है। तो हम अपनी गंदम में भी खुद को फील नहीं हो पाते। उसके पीछे कोर इशू है प्रोडक्टिविटी का लो होना। अब यही हाल आपकी मैन्युफैक्चरिंग में है। आपकी जो साइकिल या मोटरसाइकिल पाकिस्तान में बनती है, इवन सुजुकी कार जो पाकिस्तान में बनती है, वो सर्टन केसेस में सुजुकी मेड इन जापान से महंगी है, हालांकि लेबर सस्ती है जो आपने बताया। उसकी वजह ये है कि उनकी स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस स्लो है, प्रोसेसेस ऑटोमेट नहीं हुए और दे आर नॉट वेल ट्रेंड, और पुराने तरीके कार को इस्तेमाल कर रहे हैं, मतरूक पुराने तरीके थोड़ा ग्रुप स्टाइल में।
तो वो वेस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है, टाइम का वेस्ट है, मटेरियल का वेस्ट है, फिर आपकी असेंबली लाइन में रिजेक्शन का वेस्ट है। ये तीनों वेस्ट जब इकट्ठे होते हैं तो एक दिन में हम 10 गाड़ियाँ असेंबल कर रहे हैं, 1000 बंदा लाहौर में, सुजुकी या कराची में, तो जापान हो सकता है ऑटोमेशन के ज़रिए 10 के बजाय 25 या 50 गाड़ियाँ उन्हीं 1000 बंदों से असेंबल कर रहा होगा। बल्कि मैं टोयोटा की कंपनी के, मैं जापान में मैंने विज़िट किया, मैं हैरान हो गया कि उसमें 3 4 10 बंदे थे टोयोटा की प्रोडक्शन में, हर चीज़ ऑटोमेट हुई थी और वो चला रहे थे सेमी रोबोट या ऑटोमेटिकली, वो चलती जाती थी, रोबोट आते थे, वेल्ड करते थे, आगे ले जाते थे, 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए रुकता था कंपोनेंट, एक टांका लगाया आगे चल पड़ी गाड़ी। तो वो ऑटोमेशन या सेमी ऑटोमेशन से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी गिर गई है, प्रोडक्टिविटी 3 to 4 या 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई जापान की कार मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। वेयरएज़ पाकिस्तान में मैनुअल काम करने की वजह से और हथौड़ा स्टाइल से और ऑब्सोलीट तरीके मतरूक हम टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक। हमारा वर्कर एजुकेटेड नहीं, ही और शी इज़ नॉट वेल ट्रेंड, वो मोटिवेटेड नहीं, उसकी तनख्वाह कम है, उसका वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत, आज 47 लाहौर में क्यूमुलेटिव है, तो 47 में वर्कर क्या काम करेगा, उसको तो पानी भी नहीं मिलता ठंडा। तो वो वर्किंग एनवायरनमेंट का भी एक बड़ा रोल है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। सर आप मैं पूछना ये चाहूँगी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से पाकिस्तानी मीशत को क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं? अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, थैंक यू। अब मैं तो इस मफरूज़े पे बड़ा बिलीव करता हूँ, मफरूज़ा नहीं हकीकत है, कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और सरकार प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की शौरी कोशिश करे, अवेयरनेस के ज़रिए, अवार्ड्स के ज़रिए, इंसेंटिव के ज़रिए, तो आपके सैकड़ों हज़ारों लाखों बंदों को नई जॉब मिलेगी, क्योंकि चीज़ें बिकेंगी, जब सस्ती होंगी, ज़्यादा बिकेगी, तो फैक्ट्रियाँ डबल या ट्रिपल शिफ्ट में चलेंगी, 8 घंटे की बजाय 24 घंटे चलेंगी, तो जब 24 घंटे मिलेंगे तो रोज़गार मिलेगा जब चीज़ें सस्ती होंगी। अब मुसीबत तो ये कि चीज़ें सस्ती इसलिए नहीं होती कि लो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होने का मतलब है लो प्रोडक्टिविटी। सर जानना चाहूँगी कि क्या प्रोडक्टिविटी जो है उसका सरमायाकारी से कोई ताल्लुक है, जैसे आप कह रहे हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट और ये प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी, क्या इनका आपस में कोई ताल्लुक है? अच्छा, अब आप इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चर में जितनी सरमायाकारी करते हैं, मशीनों को ऑटोमेट कर देंगे तो 10 कारों के बजाय 100 कार असेंबल हो रही है सुजुकी में, और मजदूर उससे कम है, तो लेबर कॉस्ट गिरी तो सस्ती हो जाएगी गाड़ी। जब गाड़ी सस्ती होगी, अफोर्डेबल होगी, आप आम बंदे के पास एक सुजुकी FX टाइप या कल्टस टाइप भी अफोर्डेबल नहीं है, 15-20 लाख की हो गई है, जो 4-4 लाख की थी 10-5 साल पहले। तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है लोगों की, उनकी कुव्वत खरीद डिटीरिएट हो रही है, गिर रही है लो प्रोडक्टिविटी से। तो प्रोडक्टिविटी एक बहुत बड़ा मुल्क को उठाने के लिए इंस्टीट्यूशनल लीवर है, जो मुल्क को गुर्बत के अफलास के गहराई से निकाल के ऊपर लेके जा सकता है। और मैंने इस पे काफ़ी लॉबी की और काफ़ी इस पे काम किया, और बड़ी प्रपोजल्स फेडरल गवर्नमेंट को मुख्तलिफ औकात में उनके लिए मैंने आइडियाज़ के साथ जमा कराई। लेकिन इस पे जब तक एक जंगी बुनियादों पे काम ना हो तो चीज़ें सस्ती नहीं होंगी। आप इमेजिन करें अगर आटा 50 रुपये किलो या 40 रुपये किलो हो जाए, आपको बुरा है? नहीं, और हो सकता है आप प्रोडक्शन डबल कर दें एग्रीकल्चर की, जो 1 एकड़ में इंडिया की तरह, अमृतसर की तरह, तो आटे की प्राइस हाफ हो जाती है। सर आपसे पूछना ये चाहूँगी, आखिर में हमारे देखने वालों की रहनुमाई के लिए बताइएगा कि आखिर पाकिस्तान हुकूमत ऐसा क्या करे कि प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाया भी जाए और जो प्रोडक्शन की जा रही है उनको चीप किया जा सके, ताकि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सके और पाकिस्तान का ज़रिया मुबादला बढ़ सके। अच्छा, एक्सपोर्ट बढ़ाने का सबसे आसान नुस्खा कीमी है कि आप प्रोडक्शन कॉस्ट गिरा दें तो प्राइस कम होगी, तो इंटरनेशनल लेवल पे वो मुसाफकत की जंग जीत लेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दे विल बी मोर कम्पेटिटिव। पहली बात तो ये हो गई। अब एक्सपोर्ट बढ़ाने का इससे अच्छा तरीका नहीं है कि आप प्रोडक्टिविटी डबल या ट्रिपल कर दें। उसके लिए 10-12 फैक्टर है, एक फैक्टर नहीं है। ऑटोमेशन करें, ऑटोमेशन का मतलब कि मशीन को खुद ब खुद काम करने पे मजबूर करें, इंसानों को कम कर दें, बंदों को ट्रेन करें, वर्किंग एनवायरनमेंट इम्प्रूव करें, लोगों का एजुकेशन लेवल बढ़ाएं। एक छोटी सी स्टडी हुई थी कि 1 साल अगर आप पढ़ते हैं, फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, तो 2.5% प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, यानी आपके काम की डिलीवरी की कैपेसिटी भी प्रोडक्टिविटी में आ जाती है। तो अगर आपने 10 साल पढ़ा तो आपकी 25% प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, और अगर आपने 15 साल पढ़ा तो आपकी 30-35 पढ़, तो एजुकेटेड बंदे की प्रोडक्टिविटी अनपढ़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। तो गवर्नमेंट को तालीम पे जोर देना पड़ेगा, ट्रेनिंग पे जोर देना पड़ेगा। इंडिया ने 1954 में प्रोडक्टिविटी ईयर मनाया, फिर 84 में राजीव गांधी ने
प्रोडक्टिविटी अवार्ड शुरू किए। आप पिछले प्राइम मिनिस्टर थे जो चले गए हैं, अमेरिका से आए थे 4-6 महीने के लिए 2000 में, तो एक दफ़ा मुझे मिले, मैंने उनसे कहा प्रोडक्टिविटी को पे आप एक पूरी कॉन्शियस एफर्ट करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में। वो MBA थे कराची यूनिवर्सिटी से, IBA से, कहते हैं पुट मी वाइज ऑन वर्ड प्रोडक्टिविटी। उनको भी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फ़र्क ही नहीं पता था हमारे वज़ीर आज़म साहब को। तो कहने का मतलब है कि जिन्होंने पॉलिसी बनानी है, जिनके पास फंड्स हैं, बजट में इस पे इंसेंटिव रखें ना, प्रोडक्टिविटी पे टैक्स रिबेट दें, टैक्स में कंसेशन दें, तो लोग प्रोडक्टिविटी का गवर्नमेंट इस पे स्कूलों, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में तालीम आम कर दे। मैंने अपनी लिमिटेड कैपेसिटी पे एज ए प्रोफेसर, एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डायरेक्टर, डीन, मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ही सब्जेक्ट शुरू कराए। हमें पढ़ाने के लिए बंदे नहीं मिलते क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है और लोगों को इसकी अहमियत अभी तक पता ही नहीं है। वो समझते हैं बिजली ज़्यादा बढ़ा देंगे। अब बिजली अब 75 रुपये पे 70 रुपये पे आ गई है। इंडिया में 1/4 है, 1/3 है बिजली हमारे से। और इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्टिविटी भी एक पूरी इशू है। इसी तरह ह्यूमन प्रोडक्टिविटी है, इसी तरह मशीन प्रोडक्टिविटी है, इसी तरह इवन आपकी एक छोटी सी मैं मिसाल दे के हम कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान ने एक दफ़ाई मशीन बनवानी थी फ्रांस के ताउन से। तो फ्रांस ने एक बड़ी मशीन वहाँ बनानी थी, 2 मशीनें कराची में असेंबल करनी थी। तो उन्होंने कहा, पाकिस्तान में आके कहा कि फ्रांस में हमें 1 साल लगता है, पाकिस्तान में 3 साल लगेंगे इसको असेंबल करने में। हमने पूछा क्यों? कहते हैं जी आपका वर्कर इतना सुस्त है कि उसकी प्रोडक्टिविटी 1/3 है फ्रांस के उस बंदे से, तो वो 3 साल लगेंगे असेंबल करने में, क्योंकि शऊर कम है, तालीम कम है, इंसेंटिव नहीं है। और गुलामी की बाकियात में हम कहते हैं जितना स्लो जाओगे डंग टपाओ अप्रोच, खिंची जाओ और schoon.com में बैठे रहो, काम से मर जाएंगे हम काम करने से। हमारे वर्क एथिक्स भी वीक है, हमारे वर्कर के वर्क एथिक्स बहुत वीक है। वो जहाँ मौका मिलता है डंडी मारता है, चुप होकर बैठ जाता है और प्रोडक्शन रुक जाती है। तो इसमें 10-12 फैक्टर है, एक फैक्टर नहीं बल्कि कई दर्जन फैक्टर है और इसमें कई घंटे बात हो सकती है। टाइम में दूध है। मैंने हल्का सा टिप ऑफ द आइसबर्ग का है कि पाकिस्तान की गुर्बत कम करने का बेहतरीन नुस्खा की में आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। एग्रीकल्चर की, मैन्युफैक्चरिंग की, इवन एजुकेशन की, सर्विसेज की, हर जगह आप देखें। आज से 20 साल पहले एक चेक कैश कराने के लिए 100 रुपये का चेक कैश कराने में 25 मिनट लगते थे, बैंक में जाते थे, जब ऑटोमेशन नहीं आई थी। अब ऑटोमेट हुआ तो 2 मिनट में चेक कैश हो जाता है। अब ATM में आप 25 सेकंड में आप पैसे 20 सेकंड में निकाल लेते हैं। ये ऑटोमेशन के फायदे हैं ना। अब इमेजिन के 100 रुपये का चेक कैश कराने में आपका आधा घंटा लगता था, तो आपकी उसकी प्राइस टाइम की 200 रुपये 400 रुपये होती थी। तो आपको ऑटोमेट करना पड़ेगा, तभी एक्सपोर्ट बढ़ेगी हमारी, तभी हम कंपेटिटिव होंगे। जितना एक्सपोर्ट बढ़ेंगी डॉलर ज़्यादा आएगा, तो डॉलर पे प्रेशर कम होगा और रुपया 700 पे आ जाएगा। जब रुपया 700 पे आएगा तो पेट्रोल सस्ता होगा और आपकी इंपोर्ट सस्ती होगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ, अफोर्डेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ये मोटा सा असूल है जो हम जैसे मुल्कों में अपनाना पड़ेगा, इसके अलावा चारा ही कोई नहीं। सही सर, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सेर हासिल और बहुत ही नॉलेजेबल गुफ्तगू की। जानने वालों को भी बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। हम उम्मीद करते हैं कि बजट आने वाला है, हुकूमत इस तरह के जो थिंक टैंक हैं उनको अपने साथ बिठा के प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए क्या बेस्ट किया जा सकता है उसके ऊपर बाकायदा पॉलिसी बनाएगी। आज की आगाही से सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।